Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं. अभी तक आपके जो 2023 में जून में जो आपका HP टेट का पेपर हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया है. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपके जो 2022 में जो 2 बार आपके HP टेट का पेपर हुए हैं जून और नवंबर में, वो भी डिस्कस कर लिए हैं. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके दिसंबर 2021 में जो आपका HP टेट का पेपर हुआ था उसका मेडिकल का पेपर लेके आई हूँ आज मैं. तो वो आज हम डिस्कस करेंगे यानी उसके 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HP पटवारी 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो अभी आपका 4th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है जो आपका 11 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जो आपको 60% ऑफ के साथ 1200 में मिलेगा. जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं. आज के क्वेश्चंस पे हम आते हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. आज जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल के का जो क्वेश्चन पेपर था उसको आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्फेलोकोडल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू. तो जो आपकी स्फेलोकोडल फिजिकल डेवलपमेंट है तो वो क्या रेफर करती है? ऑप्शन है चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर देयर ट्रोसो बिफोर देयर एक्सट्रीमिटीज, यानी बच्चे अपने चरण से पहले अपने धड़ पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं. इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे की हाइट और वेट में इंक्रीज होता है, यानी वजन में वृद्धि होती है. इंक्रीज इन वेट एंड डिक्रीज इन बॉडी फैट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे के वजन में वृद्धि होती है और शारीरिक वसा में कमी होती है. डी ऑप्शन है चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिफोर लोअर पार्ट, यानी पहले बच्चे का जो अपर पार्ट की डेवलपमेंट होगी और उसके बाद लोअर पार्ट की. तो ये आपके ऑप्शंस हैं. तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बच्चा है वो पहले बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू फीट होती है. पहले अपर पार्ट डेवलप होगा उसके बाद लोअर पार्ट की डेवलपमेंट होगी. स्फेलोकोडल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो स्फेलोकोडल को हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में. प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम मेनली 10-12 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में एक प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. ओके, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन एक प्रिंसिपल है आपका जिसमें हम 2 तरह के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एक डायरेक्शन आपकी होगी स्फेलोकोडल, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन है आपकी प्रोक्सिमो डिस्टल. ठीक है, 2 तरह की डायरेक्शंस होगी. स्फेलोकोडल में मैंने आपको बता दिया कि बच्चे की डेवलपमेंट हेड टू फीट होती है. प्रोक्सिमो डिस्टल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोक्सिमो डिस्टल में एक प्रॉक्सिमिटी होती है जिसको आप एक दायरा कहते हैं जहां से बच्चे की डेवलपमेंट अंदर से बाहर की तरफ होती है. ठीक है, यानी पहले बच्चे का हार्ट डेवलप होगा, फिर उसकी स्पाइनल कोड डेवलप होगी, मसल्स डेवलपमेंट, तो इस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट होती है, यानी अंदर से बाहर की तरफ उसकी डेवलपमेंट होती है. तो ये होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल. तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया. प्रिंसिपल्स जब करेंगे तो और भी इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जहां से क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं. तो इस बार डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल प्रोड्यूस ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटिंक्शन. तो किस प्रकार का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम विलुप्त होने के प्रति अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है? कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट या एपिटेटिव रीइंफोर्समेंट. तो ये आपके ऑप्शंस हैं, यानी आपका निरंतर सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक, आंशिक या क्षुधावर्धक. तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है जस्ट एज चिल्ड्रन पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी जिस तरह से बच्चा अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से गुजरता है उसी तरह बच्चा जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस से भी गुजरता है. तो किसने ये प्रपोज किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉरेंस कॉलबर्ग, जीन पियाजे, अल्फ्रेड अडलर या आपका एरिक्सन. तो ये आपके ऑप्शंस हैं. तो किसने कहा है ये?
तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉलबर्ग ने कहा है कि जिस तरह से बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के साथ गुजरते हैं, उसी तरह से बच्चे जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस के साथ भी गुजरते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर द कंडीशनड स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसको, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग या बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो किसको कहते हैं ये, तो जो आपकी कंडीशनिंग है उसको आप कहते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉजिकल थिंकिंग बाय एडोलेसेंट that why something is happening the way it is and systematically seek solution is called। तो यानी किशोरों द्वारा तार्किक सोच की कोई चीज जिस तरह से घटित हो रही है उसका व्यवस्थित रूप से समाधान ढूंढना क्या कहलाता है, तो इंडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, या आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, या आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। 6th क्वेश्चन है, बाय द एज ऑफ 3 हाउ मच वोकेबुलरी अ चाइल्ड लर्न। तो 3 साल की उम्र तक बच्चा कितनी शब्दावली सीख लेता है। ऑप्शन है 10 to 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 300 वर्ड्स या आपके 500 वर्ड्स। तो जो आपका राइट आंसर है, यानी 3 साल तक का जो बच्चा होता है वो 500 वर्ड्स की वोकेबुलरी सीख लेता है। ओके, सो 7th क्वेश्चन है, What is the main reason for individual differences in intelligence। तो मतलब व्यक्तिगत बुद्धि का मुख्य कारक क्या है, मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस होती है, उसका मेन रीजन क्या है। इंटेलिजेंस में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं उनका मेन रीजन क्या है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी जो किसी भी व्यक्ति की जो कोई इंटेलिजेंस है उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों तरह के रह सकते हैं। हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकता है और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। 8th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट स्टडी ऑन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, पावलोव थे, टॉलमन थे, थॉर्नडाइक थे या स्किनर थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्किनर जो थे उन्होंने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात की है। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को एक और नाम से जाना जाता है, और उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। स्किनर ने सबसे पहले किसको स्टडी किया, इंस्ट्रूमेंटल स्टडी के कंडीशनिंग के बारे में बताया। 9th क्वेश्चन है, सैल्वेशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ बेल इज कॉल्ड, यानी घंटे की ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया में लार निकलना क्या कहलाता है। तो कंडीशन स्टिमुलस कहलाता है, अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाता है, कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है, या आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी वातानुकूलित प्रतिक्रिया। 10th क्वेश्चन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस द चांस ऑफ, जो आपकी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से संभावना बढ़ जाती है, कैसे बढ़ती है, एस्केप, डिजायरेबल रिस्पॉन्स, अवॉइडेंस या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डिजायरेबल रिस्पॉन्स, यानी वांछनीय प्रतिक्रिया। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Piaget the stage of cognitive development have a characteristics that is they are formal, informal, reversible या irreversible। यानी आपका पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण की एक विशेषता है, वो क्या है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, प्रतिवर्ती है या अपरिवर्तनीय है। तो जो आपकी कह सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी इरिवर्सिबल, यानी आपकी अपरिवर्तनीय। ओके, सो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्था है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। तो क्या है, ऑप्शन है आपके सोशल एंड सोशल,
सोशल एंड फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल एंड फिलोसॉफिकल या एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सोशल एंड सोशल, यानी आपका आंसर है आपका सामाजिक एंड सामाजिक, यानी अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 13 क्वेश्चन है, इन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑब्जर्वेशन इज अचीव्ड ड्यूरिंग। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संरक्षण कहां से प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 14th क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। यानी व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत से है? तो कौन से लर्निंग थ्योरी ने ये बताया है कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो खुद की गलतियों से सीखता है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट, ट्रायल एंड एरर या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रायल एंड एरर, जो आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने जो आपकी थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर, उसमें उन्होंने बताया था, उसमें उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो इसी से किया है कि जो व्यक्ति है वो अपने किससे सीखता है, अपने ट्रायल करके सीखता है। जो एरर करेगा फिर ट्रायल होगा, फिर एरर करेगा, तो फिर वो व्यक्ति अपनी गलतियों के साथ सीख जाएगा। ओके, 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, which of the parenting style make children socially responsive, able to control aggression, self confident and able to take independent decision। तो पालन पोषण की वह कौन सी शैली बच्चों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी, आक्रामकता को नियंत्रित करने में सक्षम, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाती है? तो कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है वो? तो अथॉरिटेटिव रेसिप्रोकल, इंडल्जेंट परमिसिव, इनडिफरेंट इन्वॉल्व या अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपका राइट आंसर है पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताऊं तो वो है आपका अथॉरिटेटिव रेसिप्रोकल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ड मेंटल टेस्टिंग वॉज फर्स्टली प्रेजेंटेड बाय। तो जो आपका मेंटल टेस्टिंग यानी आपके मानसिक प्रशिक्षण है वो किसने प्रेजेंट किया था पहली बार? आपका कैटल ने किया था, बिने ने किया था, रेसलर ने किया था या आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कैटल, यानी कैटल ने क्या किया था, आपका पहला आपका मेंटल टेस्टिंग को प्रेजेंट किया था। 17 क्वेश्चन है, characteristics of a test that it measures what it claim to measure is called। यानी किसी प्रशिक्षण के लक्षण जो वह मापता है, जिसे वह मापने का दावा करता है, वो क्या कहलाता है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या पावर? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वैलिडिटी, यानी वैधता जो है वो आपका, इसको हम कहेंगे मेजरमेंट को। 18th, who proposed that giftedness depends on interaction of high ability, high creativity and high commitment। तो किसने कहा है, ये किसने प्रतिपादित किया है कि प्रतिभा, उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता किस परस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है? इयान मार्शल ने कहा है, स्लोवे एंड मेयर ने कहा है, जोसेफ रेंजुली ने कहा है या गोलमैन ने कहा है? तो ये जो कहा है उन्होंने कहा है रेंजुली ने। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि 19 क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रपोज दैट माइंड इज अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो किसने कहा था कि जो एक माइंड है वो हमारा जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शंस है, जो इमर्ज होता है कैसे? जब इंटरैक्शन होता है चिल्ड्रन और एडल्ट्स के बीच में। तो चॉम्स्की ने कहा था, बेंजामिन ने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था या टॉलमैन ने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वाइगोस्की। 20th क्वेश्चन है, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो किसने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है?
स्पेयरमैन ने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, थॉर्नस्टन ने दिया है, बिने ने दिया है, तो किसने ये दिया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्फ्रेड बिने ने आपको वन फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बताया है, उन्होंने ये थ्योरी दी है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं? कन्वर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर, एक्सट्रोवर्ट्स या वेरी हार्ड वर्किंग। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वर्जेंट थिंकर्स। जो स्टूडेंट्स आर कन्वर्जेंट थिंकर्स, यानी गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं? आपके कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं। Features assigned due to social roles and not due to biological endowments are called gender role attitudes, gender role strain, gender role stereotypes या gender role आपके diagnosticity। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषताओं को क्या कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जेंडर रोल स्टेरियोटाइप्स, यानी लिंग भूमिका रूढ़ियां। 23rd क्वेश्चन है, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologists। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य के आधार पर निकाला जा सकता है? तो कंक्लूजन कैसे निकाल सकता है? कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बताया है? तो थॉर्नडाइक, वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा या जीन पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अल्बर्ट बंडूरा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अल्बर्ट बंडूरा के आपने बोवोडोल जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको मैंने बताया था पहले, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बच्चा है वो दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। तो ये जो फिल्म और इसके बारे में बताया गया है, जब दूसरों के काम को देख के जब बच्चा सीखता है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने बताया था। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 24th क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। तो जो ब्लूम का जो वर्गीकरण का एक श्रेणीबद्ध संगठन क्या है? अचीवमेंट गोल्स, करिकुलर डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल या आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य है वो आपके जो ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत है उसका एक श्रेणीबद्ध संगठन है। 25th क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। तो आप जब ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं आप जिनको कह सकते हैं कि जब बच्चा जो है एग्जामिनेशन में आता है तो कौन सी हमें अप्रोच जो है टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए? तो कौन सी को छोड़ के? फैमिलियराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, सीकिंग सपोर्ट, एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। बाकी को छोड़ के सब हमारी क्या है टेक्निक्स हैं एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। 26 क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। तो द्वितीयक पुनर्बल क्या है? फूड एंड वाटर, मनी, एप्रिसिएशन, मोटिवेशनल या इमोशंस। तो क्या है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, यानी पैसा और प्रशंसा, यानी आप कह सकते हैं मनी और एप्रिसिएशन है वो आपकी क्या है सेकेंडरी रेनफोर्सर है। तो प्राइमरी में कौन से आ जाएंगे आपके? मोटिवेशन आ जाएंगे, इमोशंस, ये सब कहाँ आ जाएंगे आपके? प्राइमरी में आ जाएंगे। 27th क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस थिंक इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स that it changes over time। आइडिया प्रपोज प्रेजेंटेड बाय, यानी बच्चे की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है और यह समय के साथ बदलती रहती है। तो ये विचार किसने प्रस्तुत किया है? कि बॉबली, एरिक्सन, जीन पियाजे या वाइगोस्की। तो किसने ये कहा है कि जो बच्चे जो सोचते हैं, बच्चों की जो क्वालिटेटिव थिंकिंग है वो किससे डिफरेंट है? अडल्ट से। और वो समय के साथ यानी टाइम के साथ क्या होते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये आपके किसने कहा है? तो ये कहा है आपके जीन पियाजे ने, यानी जीन पियाजे ने इसके बारे में कहा है। 28th क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज लर्न बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड टिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड और फॉर डिस्प्लेइंग इट। यानी सीखने का वो प्रकार क्या है जिसमें कोई नया व्यवहार सीखा जाता है लेकिन उसे तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता है जब तक उसे प्रदर्शित करने के लिए सुदृढ़ीकरण प्रदान नहीं किया जाता है। यानी वो कौन सी लर्निंग है, वो किस तरह की लर्निंग है
जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति नया बिहेवियर को सीखता है और वो तब तक उसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता जब तक उसे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो इनसाइट लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग है या आपका सोशल लर्निंग है। तो कौन सी ऐसी लर्निंग है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपकी अव्यक्त शिक्षा है उसे तब तक आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, उस लर्निंग को जो आपने न्यू बिहेवियर सीखा है, जब तक आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की जाती है। 29 क्वेश्चन है, the linguistic relativity hypothesis that proposed the view that language determines the content of thoughts was presented by, तो भाषाई सापेक्षता परिकल्पना जो इस दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है कि भाषा विचार की सामग्री को निर्धारित करती है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? आपका जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की, बेंजामिन ली, आपका लेव वाइगोस्की। तो किसने इसको प्रेजेंट किया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंजामिन ली ने इसको प्रेजेंट किया है। 30th क्वेश्चन है, When prior learning facilitates new learning, it is called, जब हम पुरानी चीज से कोई पुरानी लर्निंग जो है हमारी वो हमें फैसिलिटेट करती है नई लर्निंग के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, या आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, या आपकी ऑल ऑफ द अबव है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो आपकी जो प्रायर लर्निंग है उसमें फैसिलिटेट करती है आपको किसके साथ? न्यू लर्निंग के साथ। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आपने ये समझ लेने, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।